नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का और मसला में आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की, जिसका समापन हो गया। यह सत्र काफी हंगामेदार रहा। कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। 2 मार्च को शुरू हुए इस सत्र में कुल 15 विधेयक पारित किए गए। इनमें गैर कानूनी धर्मांतरण संबंधी विधेयक भी शामिल है। 8 मार्च को बजट पेश हुआ, लेकिन यह बजट विपक्ष को रास नहीं आया। हालांकि सरकार का कहना है कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। अब विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। सत्र के समापन के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सत्र और बजट को लेकर दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का 10वां और आखिरी दिन भी काफी हंगामेदार रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब वार पलटवार हुआ। जहां कांग्रेस ने बजट को खोखला बताया, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसे शानदार बजट बताया और कहा कि इस बजट में सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा। की संतोष व्यक्त किया कि ये पहली बार किसी प्रदेश में हो रहा है कि हमसे भी बजट के बारे में पूछा जा रहा है। आखिर बजट तो उन्हीं लोगों से पूछना चाहिए जिनका धरातल पर लोगों के साथ कोई संबंध है, लोगों की आवश्यकताओं की जानकारी, लोगों की तकलीफों की जानकारी, किस क्षेत्र में लगना चाहिए, किस में नहीं लगना चाहिए। तो ये सब हमने चलाया है। और इस बार विधायकों की भी हमने 8 कमेटीज बनाई थी। 73 विधायक, उसके अंदर 74 विधायक कुल मिलाकर के उसमें शामिल हुए। भाजपा जजपा के 35 थे, कांग्रेस के 31 थे, इनेलो और वो हमारे कांडा जी की पार्टी हलोपा और साथ में निर्दलीय, ऐसे 8 विधायक ये भी थे। तो कुल मिलाकर 74 विधायकों ने इसमें विचार विमर्श किया, भाग लिया। उनके बहुत से सुझाव आए हमारे पास। सुझाव में से काफी तो ऐसे हैं जो इस बार ही मानने में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई है, क्योंकि व्यवस्थाओं संबंधित थे। जहां कहीं बजट की मांग की गई है, चूंकि बजट का तो एक दायरा पहले फिक्स हो जाता है, इसलिए बजट बढ़ाने की बात इस समय हम करना संभव नहीं था। उनके सुझाव को ध्यान रखेंगे। यदि आवश्यकता हुई तो आगे जो हमारे रिवाइज एस्टिमेट्स आएंगे, सप्लीमेंट्री आएंगे, उसके अंदर किसी विभाग के लिए जो उनके सुझाव आए हैं उसमें कोशिश करेंगे उसको पालन करें हम। एक जो महत्वपूर्ण बिल जो सबसे अंत में हमने पारित किया है वो है धर्म विरुद्ध यानी धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक, विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक, जो इसको क्या कहेंगे, क्या था इंग्लिश में नाम इसका, लॉफुल का, हाँ, अनलॉफुल कन्वर्जन। हाँ, अनलॉफुल कन्वर्जन। अब इसमें तथ्य जो है वो सारे हमने उनके सामने सब रखे हैं। उन तथ्यों में हम देखते हैं कि पिछले 4 साल में 127 केस तो रिपोर्टेड है, और अब जो रिपोर्टेड नहीं है उसको कहने में जहाज नहीं है। बहुत ऐसे हैं जो रिपोर्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि कई बार परिवार के, खास करके लड़की के परिवार के लोग जब कोई ऐसी घटना हो जाए तो उसमें से रिपोर्ट करने से बचते भी हैं। मेरे हिसाब से तो ये बजट जो है बिल्कुल नीरस बजट है, और सिवाय कर्जा लेने के सिवाय 4 वाक की नीति पे जो मैंने कहा, और वही बजट निकला कि जो 4 वाक ने कहा था, कर्जा लो, घी पियो, मौज से रहो, मरने के बाद कोई नहीं देखता। ये सोचते हैं कि जो घोषणा करिए तो करनी नहीं है। वही भी एक पिछले 7 साल से 8 साल से देख रहे हैं आप, इन्होंने हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। 7 साल तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना। इसी प्रकार से कर्जा जो है वो आज 3 लाख करोड़ के करीब आज हरियाणा सरकार पर है, और जो अब लिया है 55,000 करोड़ कर्जा लिया है, और 60,000 करोड़ वो कर्जे को वापसी दिए, कर्जा प्लस इंटरेस्ट। कोई मायने नहीं। कहने का मतलब ये बजट जो है, जो बिल्कुल जन विरोधी बजट है, जनहित का कोई इसमें वो नहीं है, कोई दिशा नहीं दर्शाता, डायरेक्शनलेस बजट है। मैं स्वयं गया डाटम माइनिंग में, जो सबसे बड़ा स्कैम हजारों करोड़ों का, 5 आदमी मरे वहां। मैंने सीबीआई इंक्वायरी मांगी, अब एनसीआर से उसको निकाल दिया।
क्योंकि ये क्वेश्चन हो गया था वहां माइनिंग में इसमें पर्यावरण के लिए। अब हमने तो एनसीआर में डलवाए इलाके, उसका फायदा है और ये एनसीआर से निकलवा रहे हैं, ये समझ से बाहर है मेरी बात। मैं आज भी ये कहता हूं सरकार को तो एनसीआर में फिर डलवाने का प्रयास करना चाहिए। जो थोड़ा बहुत वहाँ यहाँ डेवलपमेंट हुआ था वो एनसीआर के उसमें भी हमारे को बहुत सहयोग मिला था। आगे भी एनसीआर तो डेवलप होना ही है, उसको तो मिलना ही है आपको। भ्रष्टाचार, मैंने कहा कि रोम रोम में भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार कभी देखा नहीं गया। आप रोज पकड़ रहे हैं, कोई वो थोड़ा ही किसी कंप्लेंट पे पकड़ा जाए तो क्या हमने पकड़वा दिया। 7 साल तक वो क्या कर रहा था भाई। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत 2 मार्च को हुई थी। 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री सदन में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। यह सत्र काफी लंबा था। हालांकि सत्र की कार्यवाही 10 दिन चली। इस दौरान कुल 15 विधेयक पारित हुए, जिसमें गैरकानूनी धर्मांतरण संबंधी विधेयक भी शामिल हैं। अब विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। कुल मिलाकर यह सत्र काफी हंगामेदार रहा। कई मौकों पर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। और चलिए अब बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान साथ मौजूद हैं सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ विजेंद्र नेहरा जी हैं बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जितेंद्र चंदेलिया जी हैं और इनेलो की ओर से हमारे साथ ओंकार सिंह जी हैं। बहुत स्वागत है आपका, आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन पहला सवाल मेरा आपसे है विजेंद्र जी, भाई देखिए बजट की आप तारीफ करिए, बजट की तारीफ करने का आपका अधिकार है, आपका पूरा हक है। और जिस तरीके से बार बार इस बात का दावा आपकी ओर से किया जा रहा है, मुख्यमंत्री बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये जो बजट हमने बनाया है, ये बजट हमने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बनाया है, ये अच्छी बात है। लेकिन आज जिस तरीके से आपने धीरे से जोर का झटका दिया है महंगाई का, इसको लेकर तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई बजट में अगर आपने कुछ राहत दी है तो बात तो बराबर कर ली ना धीरे धीरे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, रसोई गैस के दाम बढ़ गए। देखिए अमित जी, आवाज ठीक से आ रही है आपको मेरी? हाँ मुझे आवाज आ रही है, आपको मेरी आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। अमित जी देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने समाज के हर वर्ग के साथ में चर्चा करने के बाद में, चाहे वो पक्ष के लोग हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हैं, चाहे वो किसानी से जुड़े लोग हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो युवा वर्ग है, हर वर्ग के साथ में बजट पेश करने से कई महीने पहले से माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा शुरू की। और ये पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर इस तरह का एक कल्चर माननीय मुख्यमंत्री जी लेके आए हैं कि बजट में सभी समाज के वर्गों का पूरा ध्यान रखा जाए, उनसे चर्चा की जाए। इसके साथ साथ 10 दिन तक जो ये बजट चला है, बजट सत्र जो चला है, इसमें जो 12 सीटिंग हुई है, इसके माध्यम से 50 घंटे जो ये सेशन चला है, इसमें 15 बिल इसमें पारित हुए हैं। और बजट पर चर्चा के लिए जो 74 विधायक हैं, उनकी 8 कमेटियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई थी। और ये जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने पेश किया था, ये गरीब व्यक्ति को ध्यान में रख के किया था। जो अंत्योदय का दर्शन है भारतीय जनता पार्टी का, एक गरीब व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमने ये बजट पेश किया था। और इसके साथ साथ जो किसान वर्ग है उसके लिए विशेष तौर पर जो 10 साल पुराने डीजल व्हीकल पे एनसीआर के अंदर जो रोक है, उसमें 2025 तक जो छूट दी गई है किसान के ट्रैक्टर को, वो मुझे लगता है किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। और किसान कल्याण प्राधिकरण का जो आज गठन हुआ है, जो उसका एक विधेयक जो पास हुआ है, उसके लिए नहीं, वही तो मैं सवाल आपसे कर रहा था विजेंद्र नेहरा जी, मैं वही सवाल आपसे कर रहा था कि एक तरफ आप लोगों को राहत दे रहे हैं तो दूसरी तरफ आप जो राहत आप दे रहे हैं उसका दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। भाई पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, अगर डीजल के दाम बढ़ते हैं तो इससे किस पर असर पड़ेगा? किसानों पर असर पड़ेगा। आप मानते हैं ऐसा नहीं मानते? भाई आप ट्रैक्टर का जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई ट्रैक्टर को हमने छूट दी है कि 2025 तक ट्रैक्टर को हटाया नहीं जाएगा, जो 10 साल पुराने जो ट्रैक्टर है उनको नहीं हटाया जाएगा, वो अच्छी बात है, लेकिन चलेगा तो डीजल से ही ना, लेकिन उसके दाम तो आप बढ़ा रहे हैं। देखिए अमित जी, जो सामान्य उपभोक्ता है,
जो सामान्य ग्राहक है, जो अपने पेट्रोल लेता है, डीजल लेता है, उसके लिए कोई बढ़ोतरी नहीं है। और जहां तक डीजल पेट्रोल की बात है, 85% डीजल पेट्रोल हम लोग विदेशों पर निर्भर हैं, बाहर से हम मंगवाते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपने भी देखा होगा कि रूस के और यूक्रेन के युद्ध के नहीं, ये सवाल मेरा इसलिए भी आपसे, विजेंद्र जी, ये सवाल मेरा इसलिए भी आपसे, विजेंद्र जी, आप जवाब नहीं दे रहे। हाँ, जवाब आप दीजिए, जवाब आप दीजिए, जवाब सर, आप जवाब देने का पूरा मौका मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं ये सवाल आपसे बार बार क्यों कर रहा हूँ विजेंद्र जी? हाँ ठीक है, पहले आप मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। उसके बाद मैं ये कह रहा हूं आपसे, ये सवाल मैं बार बार आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल आपको याद भी होगा कि कल भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से इस बात पर जोर दिया गया था और बार बार उन्होंने इस बात को कहा कि हरियाणा में महंगाई सबसे ज्यादा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में आज ठीक है, जब बजट सत्र का समापन हो गया, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, रसोई गैस के दाम बढ़ गए, तो लोगों पर असर तो पड़ता है ना, आम जनता की जेब पर तो ये भारी पड़ता है ना। देखिए अमित जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को याद होना चाहिए कि कांग्रेस की जो सरकार गई थी उसमें महंगाई का बहुत बड़ा हाथ था। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो बॉलीवुड के अंदर भी ऐसे ऐसे गाने बनते थे कि सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। पूरी दुनिया में फेमस हुआ था ये गाना, और ये कांग्रेस की महंगाई के कारण ये गाना बना था। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी सरकार ने जो काम किए हैं वो किसान कल्याण प्राधिकरण जो सरकार ने आज बनाया है अमित जी, ये किसानों के हित में एक मील का पत्थर है। इसके साथ साथ जो जबरन धर्मांतरण के ऊपर कानून हम लोग लेके आए हैं, जो बहुत तेजी के साथ नहीं, लेकिन अब ये भी तो कहा जाता है नेहरा जी, विजय नेहरा जी, अब तो ये भी कहा जाता है ना कि कांग्रेस के समय में महंगाई डायन थी लेकिन अब डार्लिंग हो गई है, ये भी तो कहते हैं, तो इस बात को भी तो मानिए आप। देखिए हमारे समय के अंदर चाहे वो मकान बनाने के ऊपर बात हो, चाहे वो सामान्य चीजों के ऊपर बात हो, एक गरीब आदमी को जो पहले मकान 50 लाख रुपए का मिलता था अमित जी, आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत में वो 20 लाख रुपए में उसको फ्लैट बना के हम लोग देते हैं। दीनदयाल जन आवास योजना के तहत उसको 100 गज से लेके 150 गज से लेके 180 गज तक के जो मकान है, आज उसको सस्ते दर पे हम लोगों ने मकान प्रोवाइड करने का काम किया है। तो हर क्षेत्र के अंदर हमारे समय में महंगाई भी घटी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, ये गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, हर समाज के वर्ग का हमने पूरा ध्यान रखा है। और जो सत्र चला है इसके अंदर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अमर्यादित आचरण किया है, इनके जो रघुवीर काद्यान जी, जिस तरह से विधानसभा के अंदर उन्होंने ये कहा कि विधानसभा को बूचड़ खाना, उन्होंने कहा, इससे कांग्रेस पार्टी की मानसिकता का पता चलता है। 5 राज्यों के अंदर, ठीक है विजेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास, विजेंद्र जी मैं लौटूंगा आपके पास। जिस तरह से 5 राज्यों के अंदर अमित जी कांग्रेस पार्टी की करारी और बुरी हार हुई है, उससे इनकी मानसिक दिवालियापन का पता चलता है। इनको अंदाजा हो गया है कि आने वाले समय के अंदर भी ये लोग विपक्ष में बैठेंगे और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी। अरे विजेंद्र जी, ये तो जनता तय करेगी, ये अधिकार तो जनता को दे दीजिए ना, ये आप थोड़ी तय करेंगे। ठीक है विजेंद्र जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, विजेंद्र जी मैं लौटूंगा फिर से आपके पास, लेकिन ये देखिए, ये अधिकार क्षेत्र सिर्फ जनता का है, वो जनता तय करेगी कौन सत्ता में रहेगा, कौन सत्ता से बाहर जाएगा, ये मैं और आप तय नहीं कर सकते हैं। खैर, मैं लौटूंगा आपके पास। जितेंद्र जी भाई, आपने सुना, नेहरा जी तो बिल्कुल ये कह रहे हैं साफ तौर पर, भाई बजट हमने प्रदेश हित में बनाया और इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया। महंगाई का जिक्र आते ही उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि महंगाई का कोई असर जनता के ऊपर नहीं पड़ रहा है, सिर्फ महंगाई पर चिल्लाने की आदत कांग्रेस पार्टी को पड़ गई है। जितेंद्र जी, हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जितेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है मेरी, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? हाँ जितेंद्र जी, आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? चलिए, लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। ओंकार जी, यही सवाल मेरा आपसे है। भाई विजय नेहरा जी ये कह रहे हैं कि बजट हमने किस तरीके से बनाया और 2030 तक का इसमें रोड मैप बनाया गया है, यानी कि 25 सालों का ये रोड मैप है। बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है। 2030 तक इस बजट में किस तरीके से हरियाणा चमचमाएगा और किस तरीके से हरियाणा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा, इसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा बजट बनाया गया है। बात रही महंगाई की, तो महंगाई के ऊपर आप चिल्लाते रहिए, ना तो सरकार पर इससे कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही आम जनता पर, ये कह रहे हैं नेहरा जी। अमित जी, मैं बताना चाहूंगा, ये सरकार सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने का कार्य करती है। आज प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक मामले में नंबर 1 में आ चुका है हरियाणा।
और ये इसमें बात करें धर्म परिवर्तन की, सबसे पहले तो मैं इसी मुद्दे को लेता हूँ, धर्म परिवर्तन के खिलाफ इन्होंने कानून बनाया, बहुत अच्छी बात है, किसी को कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने की बात है। पहले ही हमारे आईपीसी जो 1860 में बनी थी, अमित जी सोचने की बात है, 1860 में इंडियन पेनल कोड बनी थी, उसके अंदर मेरे भाई को पता होना चाहिए 420, 467, 468, 470, 471, 376, 302, ये सारी की सारी धाराएं इसीलिए हैं, अगर किसी को मिस रिप्रेजेंटेट करके कोई किसी से शादी कर लेता है या जबरी कोई काम कर लेता है तो बलात्कार हो जाता है, या इससे कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो 302 लगती है। ये सिर्फ जनता को बहकाने के लिए बात है। आज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, आज प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग परेशान है। सबसे मुख्य मुद्दा तो शिक्षा और स्वास्थ्य का। शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, 134 के इन्होंने फॉर्म निकाले, बच्चों ने पेपर दिए, अरे लेकिन ओंकार जी सरकार तो यह कह रही है कि हमने चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर वर्ग का हमने ध्यान इसमें रखा है और हमने हर सेक्टर के लिए बजट एलोकेशन को बढ़ाया है। तो सरकार हर वर्ग का ध्यान रख रही है, हर सेक्टर का सरकार ध्यान रख रही है, यह आपको क्यों दिखाई नहीं देता है? अमित जी मैं यही बताने जा रहा हूँ कि अब मेरे को तो ध्यान देता, मेरे को दिखाई भी देता, इनको दिखाई नहीं देता कि आज 134 के पेरेंट्स अभी भी स्कूलों में चक्कर लगा रहे हैं, डीओ दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, वार्षिक चार्ज के चक्कर में बच्चों के एग्जाम तक रोक दिए गए हैं, रिजल्ट नहीं ओपन हो रहे हैं। मैं कल खुद डीओ अम्बाला के ऑफिस में गया था, जहाँ से आदेश पारित करने के लिए क्या किया आया कि कम से कम जिसका रिजल्ट ना रोका जाए। और एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, वार्षिक शुल्क और प्रॉपर्टी टैक्स, वार्षिक शुल्क आज भी कोरोना काल के अंदर स्कूल वाले बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। और हमारी सरकार, हमारे जो गृह मंत्री अनिल विज उस समय स्थानीय निकाय मंत्री थे, इन्होंने क्या किया, निजी स्कूलों का प्रॉपर्टी टैक्स 1 साल का माफ कर दिया। इसलिए कर दिया, बेचारे बहुत गरीब है निजी स्कूल वाले, और जनता तो बेहद ध्यान बना दिया, जनता का टैक्स माफ नहीं किया इन्होंने। नहीं, लेकिन ओंकार जी मैं एक बात आपसे समझना चाह रहा हूँ, गैर कानूनी धर्मांतरण संबंधी एक विधेयक जो पास किया गया है, इस पर आपकी क्या आपत्ति है? क्योंकि अभी आप कह रहे थे, आपने जवाब की शुरुआत इससे की है, इससे आपको आपत्ति क्या है सर? इनेलो पार्टी को क्या आपत्ति है? आपत्ति नहीं है जी, मेरी कोई आपत्ति नहीं है, कानून बनाओ, लेकिन उसके प्रावधान पहले ही हमारे आईपीसी में है। आईपीसी में सब कुछ शामिल है, 295 भी है किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। आईपीसी में एक एक सेक्शन है, संपूर्ण आईपीसी 1860 में बनी थी। अगर इसमें कोई दिक्कत होती तो कब के कानून बन गए होते। नहीं ओंकार जी एक बात बताइए मुझे, ओंकार जी भाई बिल में तो साफ तौर पर यह कहा गया है ना कि गैर कानूनी तरीके से अगर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और अगर अपनी मनमर्जी से कोई अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसको पूरी इजाजत है, वो प्रशासन से इसके लिए परमिशन ले और करवाए। कौन मना कर रहा है उसके लिए? अमित जी गैर कानूनी के लिए पहले भी तो 12, 420, 467, 467, 470, 71, 376 सारी धाराएं पहले भी तो उपलब्ध है। इसमें कौन सा श्रेय लेने की बात है? बनाइए कानून, हर एक चीज पे बना दीजिए, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन ये जनता का ध्यान भटका रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जब भी कोई चुनाव आता है इनको मंदिर मस्जिद याद आ जाता है, आज इनको ये याद आ गया। ये मैं कहना चाहता हूँ, आज बहुत सी ज्वलंत समस्याएं हैं। धारा 7A की समस्या है, जो कॉलोनियल सरकार ने अप्रूव कर दी है, उनको पर भी एनओसी के प्रावधान लगा दिए गए बीटीपी के लिए। धारा 134A की समस्या है, नई प्रॉपर्टी आईडी पूरे प्रदेश में अमित जी 40 लाख प्रॉपर्टी आईडी नई बना दी गई है, जिसमें से 10 लाख नई और 30 लाख पुरानी प्रॉपर्टी आईडी का नाम बदलकर नया कर दिया गया। और सारी की सारी प्रॉपर्टी आईडी में डिफेक्ट है, किसी में नाम गलत है, किसी में पिता का नाम गलत है, किसी में एड्रेस गलत है, किसी में गज गलत है। इतनी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बना के, और ये ठेका जयपुर के एक फर्म को दिया गया, इन्हीं का कोई चेला चुपता होगा। अरे भाई जिसने प्रॉपर्टी आईडी बनाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मौके पर जाकर प्रॉपर्टी आईडी को देखे और प्रॉपर्टी आईडी को दुरुस्त करे। आप जाकर नगर परिषद के हालात देखो विजेंद्र जी, नगर निगम के हालात देखो, आधार कार्ड ठीक करवाने के लिए, प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए, टैक्स ठीक कराने के लिए, एनओसी लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगी है। आज कौन सा वर्ग सुखी है ये बता दीजिए। बात करते हैं शर्म की, इस बजट में रोजगार के लिए मात्र 0.12% रखा गया और उद्योगीकरण के लिए 598 करोड़ मात्र 0.3%। अरे भाई आप बात तो करते हैं। हाँ ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। 2024 ओंकार जी मैं आ रहा हूँ, ओंकार जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। जितेंद्र जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या? कैसे देंगे जितेंद्र जी हाँ आवाज आ रही है आपको? जी अमित जी। जी जितेंद्र जी मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, भाई आपको ये बजट दिशाहीन क्यों लग रहा है? आपको ये बजट थोथा क्यों लग रहा है? आपको ये बजट जो आप
भूपेश सिंह हुड्डा बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भैया कर्जा लो, घी पियो और मौज करो। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार ने इस बजट में ऐसा काम किया है या इस तरह के बजट पेश किया गया है? दूसरा, महंगाई को लेकर भी मैं आपसे सवाल करूंगा, क्योंकि महंगाई को लेकर यह बार बार कहा जा रहा है कि भाई महंगाई अगर कोई चिल्ला रहा है तो सिर्फ विपक्षी चिल्ला रहे हैं, आम जनता को इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर महंगाई बढ़ भी रही है तो उसको सुविधाएं भी मिल रही हैं। जी अमित जी, आज सदन के अंदर आज अंतिम दिन था विधानसभा सत्र का, बजट सत्र का, और लगभग 10 दिन ये बजट सत्र हमारा चला है। और माननीय मुख्यमंत्री, हमारे बड़े आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जिस प्रकार प्रदेश की जनता को 3 लाख करोड़ के कर्ज के बोझ के नीचे दबाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की डबल इंजन की सरकार ने, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हमारे सीएलपी लीडर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने इसको नीरस बताया और बड़ा हास्यास्पद लगता है। मेरे बड़े संस्कारी साथी हैं, बड़े अच्छे संस्कार हैं उनके, सिस्टर शालीन उनका व्यवहार रहता है, और मेरे ही फरीदाबाद से हैं साथी प्रवक्ता हैं भाजपा के विजेंद्र नेहरा जी। तो मैं उनको जवाब देना चाहूंगा विजेंद्र नेहरा जी का। पहले आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं। नीरस इसलिए ये बजट है क्योंकि जहां पर 3 लाख करोड़ का कर्ज प्रदेश की जनता पर है, जहां पर महंगाई, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर, जहां पर कोरोना काल के बाद लोगों के व्यापार धंधे चौपट हो गए, लोगों की नौकरियां चली गई, चाहे प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरियां हैं, छोटे व्यापारी और छोटे जो दुकानदार थे उनके धंधे चौपट हो गए। असंगठित क्षेत्र का जो व्यक्ति है, चाहे वो श्रमिक है, चाहे मजदूर, चाहे किसान है, चाहे वो युवा है, आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार बजट में किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें यहां पर की जा रही हैं बजट सत्र के अंदर। तो मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस की सरकार थी तो उनका बजट देख लीजिए। मैं पशुपालन की बात करूं तो पशुपालन के ऊपर 1260 करोड़ रुपए, जहां पर हरियाणा सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस की सरकार ने दिए थे, आज देख लीजिए 350 करोड़ रुपए पे इन्होंने घटाकर ला दिया है पशुपालन को। जहां पर लोगों के पास आज नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, वो कृषि से जुड़ा क्षेत्र है। पेट्रोल, डीजल, गैस, रसोई गैस, इन्होंने 5 राज्यों के चुनावों की बात की। हम जनता के जनमत को हम स्वीकार करते हैं, जनता ने जो जनादेश दिया हम बिल्कुल सिर माथे पर जनादेश को रखते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन जनता की भावनाओं को जिस प्रकार इन्होंने ठेस पहुंचाई है, जिस तरीके से ये डंडे से राज चला रहे, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बजट के अंदर महंगाई के ऊपर कोई बात नहीं की गई। आज एक आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, मध्यम वर्ग का व्यक्ति अपना मकान नहीं बना सकता। अभी नेहरा साहब जो बात कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने एक आवास योजना दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर उन्होंने बनाई है, 20 लाख रुपए में फ्लैट मिल जाता है। क्या आज कोरोना काल के बंदर के बाद जो स्थिति देश हरियाणा प्रदेश की है, एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति क्या 20 लाख रुपए का फ्लैट खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। आज पेट्रोल, डीजल, गैस के जो दाम है, जिस प्रकार खाद्य सामग्री पर महंगाई बढ़ाई गई है देश के अंदर, हरियाणा प्रदेश की जनता पर जिस प्रकार कठोर घात किया गया है, 3 लाख करोड़ के कर्ज में जिस प्रकार दबा दिया गया, अर्थव्यवस्था हरियाणा प्रदेश की चरमरा चुकी है। और मैं बताना चाहता हूं, एक बात और कहना चाहता हूं, मेरा एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी से कि आपने घोषणा की थी 7 साल में के अंदर, आप बता दीजिए, आपकी घोषणा के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने घोषणा की थी कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। एक मेडिकल कॉलेज इन्होंने अगर बनाया हो तो बताइए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। चुनाव में इनकी हार का कारण ये रहा, उपचुनाव में हरियाणा के अंदर हार का कारण ये रहा। अच्छा सवाल है आपका। किसान आंदोलन में जिस प्रकार पीपली के किसानों पर मुकदमा दर्ज हुआ, प्रदेश के किसानों पर मुकदमा दर्ज हो, और आज भी उन पर मुकदमे दर्ज हैं। जिस प्रकार किसान को मारा जा रहा है, मजदूर को मारा जा रहा है, जवाब ले लेते हैं विजेंद्र जी, और शिक्षित युवाओं को मारा जा रहा है। यही सवाल भूपेश सिंह हुड्डा पूछ रहे थे। दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ ठीक है, यही सवाल भूपेश सिंह हुड्डा पूछ रहे थे कि आप कहते हैं कि 22 के 22 जिलों में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का हमारा लक्ष्य है और सरकार उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। भाई एक मेडिकल कॉलेज बता दीजिए। हाँ, तो जितेंद्र जी आपसे ये पूछ रहे हैं कि पिछले 7 साल से आपकी सरकार है, पिछले 7 साल में आपने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए? 22 जिलों में हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात करने वाली सरकार पिछले 7 साल में कितने मेडिकल कॉलेज बना पाई है? अमित जी देखिए, जिस जिले से हम लोग आते हैं, जितेंद्र जी भी फरीदाबाद जिले से आते हैं। मेरे फरीदाबाद जिले के अंदर ईएसआई मेडिकल सेंटर, जो मेडिकल कॉलेज जो बनाया है एनआईटी के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। मेरे फरीदाबाद जिले के अंदर, मेरे पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर
छायसा गांव के अंदर जो सबसे बड़ा गांव है, भैया सुनिए अपने नंबर पे बोलना, अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज मेरे छायसा गांव के अंदर जो बनाया है अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज, वो हमारी सरकार ने शुरू किया है। नल्लड़ मेडिकल कॉलेज जो मेवात के अंदर शुरू किया है, वो हमारी सरकार ने शुरू किया है। आज 22 जिलों में से 10 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हैं। 6 जिलों में काम चला हुआ है और 4-5 जिले जो बचे हुए हैं उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि वहां पे इस साल के अंदर हम मेडिकल कॉलेज कंप्लीट करेंगे। और जहां तक मेरे जो हमारे जो बड़े भाई हैं ओंकार सिंह जी, उन्होंने जो धर्मांतरण का विषय उठाया था, मैं उनको बताना चाहूंगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वो ये कह रहे थे, देखिए पिछले 4 साल में 127 इस तरह के मामले आए हैं और मेरा अपना जो जिला है बल्लभगढ़ जिला, उसमें बल्लभगढ़ फरीदाबाद जिले के अंदर बल्लभगढ़ तहसील आता है। वहां पे एक निकिता तोमर मर्डर केस हुआ था, वो लव जिहाद के कारण ही हुआ था। ओंकार जी, मेरे बल्लभगढ़ के अंदर अग्रवाल कॉलेज के सामने एक आपके कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नेता है, उसके भतीजे ने गोली मारी। लेकिन विजय नेहरा जी विपक्ष ये कह रहा है, भूपेश सिंह हुड्डा ये कह रहे थे आज के 1966 से लेकर यानी जब से हरियाणा बना है अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है और न ही इस कानून की प्रदेश को जरूरत है। आप जबरदस्ती लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी जरूरत ही नहीं। देखिए अमित जी मैं तो आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ, आप चाहे तो चेक कर लीजिए, पढ़े लिखे लोग हैं। 4 साल के अंदर 127 केस इसमें दर्ज हो चुके हैं और अभी तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं अमित जी जो लोग केस दर्ज नहीं कराते हैं। और मैं एक और इसका प्रूफ आपको बताता हूँ कि मतांतरण की गतिविधियों के अध्ययन के लिए एक कमेटी का गठन हुआ था हमारी सरकार में, नहीं जो कांग्रेस सरकार थी सेंटर में, एक नियोगी आयोग का गठन हुआ था और एक वेणुगोपाल आयोग का गठन हुआ था। नहीं लेकिन विजय जी एक बात समझाइए मुझे आप। अरे भैया सुन तो लीजिए, आप बीच में बोलते हैं। नहीं मुझे एक बात समझाइए। अरे आप सुन लीजिए ना, नहीं सुनूंगा मैं, आपकी पूरी बात सुनूंगा सर, लेकिन काउंटर सवाल करने का मुझे अधिकार है। मतांतरण को लेकर सवाल किया है ना, मुझे सवाल भी करने दीजिए ना सर, मुझे सवाल भी करने दीजिए। सवाल ही करते रहेंगे क्या? देखिए वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए ना सर, एक ही तरफ से आप बोले जाएंगे, ऐसे काम नहीं चलता ना। मेरी बात सुन लीजिए। मतांतरण को लेकर सवाल कर रहे हैं, सुन तो लीजिए कम से कम। धर्मांतरण पर मेरा सवाल है सर आपसे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि भाई धर्मांतरण पर कानून बनाने की नौबत क्यों आई? आप कह रहे हैं कि 127 मामले दर्ज हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने खुद ही आंकड़ा आज पेश किया है कि 2018 से लेकर 2021 तक 124 से 127 मामले वो बता रहे थे कि दर्ज हुए हैं और ऐसे मामले लगातार सामने आए। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अब तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है, आप बेवजह इस कानून को लेकर आए। खैर, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर गलत तरीके से मैं जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब तो सुन लीजिए भैया। हाँ विजय जी, मैं फिरा के अमित भाई उसी चीज को दोबारा पूछ रहे हैं, सुन तो लीजिए। मैं बस नहीं, अभी आपने मेरा सवाल तो सुना ही नहीं सर, मैंने सिर्फ अपनी बात रखी है। अभी मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप मुझे ये बताइए कि अगर गलत तरीके से अभी भी जबरदस्ती धर्मांतरण किया जाता है तो कानून तो उसमें अपना भी काम अभी भी करता है भाई, कार्रवाई तो उस मामले में भी होती है, वो वैसे भी वो अपराध के दायरे में आता है। तो आपको इस कानून को लाने की क्या जरूरत पड़ी? अमित भाई आप सुन लीजिए, मेरा बोलिए आप। समय दीजिए। नहीं आपको पूरा मौका मिलेगा, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, आप बोलिए। आप मेरा सवाल पूरा हो गया, अब आप बोलिए। जबरन धर्मांतरण के ऊपर हम कानून क्यों लेके आए, इसकी क्या जरूरत पड़ी? एक तो मैंने बताया 4 साल के अंदर 127 तरह के मामले आए। मेरे बल्लभगढ़ के अंदर निकिता तोमर हत्याकांड हुआ था, बड़ा फेमस हुआ था। वो लव जिहाद में असफल होने के कारण उस लड़की को गोली मारी गई थी। और मतांतरण की गतिविधियों के अध्ययन के लिए एक कमेटी का गठन हुआ था, उस समय सेंटर में कांग्रेस सरकार थी। नियोगी आयोग तथा वेणुगोपाल आयोग का उस समय गठन हुआ था और इन दोनों आयोगों ने सुझाव दिया था कि अवैध मतांतरण के ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर भी कानून बनना चाहिए और राज्यों को अधिकार है कि वो कानून बनाए। दूसरा, सरला मुदगिल प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुद कहा था कि अवैध मतांतरण के ऊपर कानून बनना चाहिए, जोर देकर के ये कहा था। तो ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी कि अवैध मतांतरण पर कानून बनना चाहिए और राज्य को अधिकार है कानून बनाने का। रही बात, अगर ये कहते हैं ओंकार जी की पहले से प्रावधान है, अगर पहले से भी प्रावधान है और अब हमने उसको और सख्त करने का काम किया है, तो हमने तो इसमें और पुख्ता करने का काम किया, इसमें आपको आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज विधानसभा के अंदर जिस तरह से माननीय और आ रहा हूँ ओंकार जी, उनको बात पूरी करनी दीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आपके बीच में नहीं बोला मैं। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 11 लाख से अधिक लोगों को जो हमने जोड़ा है, गरीब व्यक्ति के साथ जो हम योजना बनाएंगे, इससे बहुत बड़ा एक फायदा मिलने वाला है। दूसरा, अमित भाई, गुड़गांव की चिंतन सोसाइटी के अंदर जिस तरह से जो गड़बड़ हुई है, लोगों की जो जान गई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब कांग्रेस सरकार में थे उस समय लाइसेंस मिला था इस बिल्डर को। इसकी सीबीआई जांच की मांग जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने की थी उसको पूरा किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी जांच की। और दूसरा, कोरोना के इस काल के अंदर भी अमित जी 1,77,00,000
लाख से अधिक का बजट है, जो पिछले बार से 15% से अधिक का जो हम बजट लेकर के आए हैं इस कोरोना काल में भी, अपने आप में ऐतिहासिक है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सकल घरेलू उत्पाद है GDP, वो हमारा 2014-2015 के मुकाबले जो 3,70,535 करोड़ रुपए से ठीक है, हो गया विजन जी, विजन जी हो गया आपका। 5,88,771 करोड़ रुपए जो हो गया है, ये अपने आप में बड़ी बात है। अमित जी छोटा सा 30 सेकंड हाँ, जल्दी से 134 ए के तहत जो ओंकार जी ने बात उठाई थी, 134 ए के तहत इनको पता होना चाहिए 10% की जो लिमिट थी उसको बढ़ा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25% कर दिया है। अब गरीब आदमी के 25% जो प्राइवेट स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं वो हम उनका एडमिशन कराएंगे। गरीब आदमी का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा और 10% की लिमिट को नहीं, लेकिन उसमें दिक्कतें आ रही हैं सर लोगों को। विजन जी आप माने या ना माने, लेकिन अभी भी 134 ए के तहत जो दाखिला आप बच्चों को मिलना चाहिए उसमें दिक्कतें अभी भी आ रही है। ये बात सही है। जितेंद्र जी अमित जी मैं बात करना हाँ, चाहूंगा। ओंकार जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ, मैं इसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। जितेंद्र जी हाँ। अमित जी सबसे पहले तो मैं साथी प्रवक्ता को मैं बताना चाहता हूँ, बड़ी विनम्रता से मैं बताना चाहता हूँ, धर्मांतरण का मामला 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, एक सूबा बना। आज तक भी हमारे नेता CLP लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने सदन के अंदर बताया कि एक भी ये ऐसा मामला बता दीजिए। लेकिन धर्म की और जाति की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है और वो पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है। एक सवाल है छोटा सा। हाँ ठीक है, आप पूछ लीजिएगा अपनी बारे में। संस्कृति की बात करने वाले लोग उस समय कहाँ जाते हैं जब दलित 2:35 पर जला दिया जाता है, तब कहाँ चले जाते हैं? देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोला, मैंने बड़ी विनम्रता से सुना। मैं इस डिबेट को सार्थक करना चाहता हूँ, प्रदेश की जनता के साथ न्याय होगा और हमारे व्यवहार से कौन कैसे संस्कारों में पला बढ़ा है। अब आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार प्रदेश की जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है और जिस प्रकार इन्होंने आज फरीदाबाद की मैं बात करता हूँ, फरीदाबाद की बात कर रहे थे, बल्लभगढ़ की बात कर रहे थे, फरीदाबाद, गुड़गांव, पंचकुला, पूरे हरियाणा की सड़कें देख लीजिए, सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, स्वास्थ्य, कहीं भी मूलभूत सुविधाएं जनता को नहीं मिल पा रही, जनता त्रस्त है। और दूसरी बात, GDP की सकल घरेलू उत्पाद की आप बात कर रहे थे, GDP देख लीजिए, GDP का स्तर कहां पर है। और बेरोजगारी के मामले में आज हरियाणा अव्वल दर्जे पर है। और शर्म की बात तो तब है जब प्रदूषण के मामले में, विजेंद्र जी, ये मानवता राजनीति से अलग हटके मैं बात कर रहा हूँ, प्रदूषण के मामले में फरीदाबाद को विश्व में दूसरा स्थान दिया गया है और हमारी देश की राजधानी नहीं, मैं एक बात जानना चाहता हूँ आपसे जितेंद्र जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ आपसे, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ। आपने ये कहा शुरुआत में कि भाई 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना और तब से लेकर अब तक धर्मांतरण का कोई मामला, जबरदस्ती धर्मांतरण का किसी तरह का कोई मामला अब तक सामने नहीं आया। सरकार जो आंकड़ा पेश कर रही है 127 का, मतलब सरकार के आंकड़े पे आपको भरोसा नहीं है? देखिए, हमारा संविधान, हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार हमारे देश का संविधान देता है और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू IPC 295 के तहत आप देख लीजिए, ये तो प्रावधान है और जबरन धर्मांतरण तो आप करवा ही नहीं सकते, ये तो क्राइम है। देखिए, धर्म और जाति की तरफ धकेल कर आप मुद्दों को दबा नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका में है और जिस प्रकार प्रदेश का हाल इन्होंने बना रखा है, गरीबी से आज प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है, महंगाई से 5 राज्यों के चुनावों के बाद जिस प्रकार इन्होंने पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ाए, जिस प्रकार 134 ए के जो अभिभावक हैं आज उनके बच्चों का मैं आऊंगा विजेंद्र जी, आऊंगा मैं आपके पास, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, और मैं फरीदाबाद के तिगांव थाने की बात करता हूं, अवैध खनन, जमुना रेती में अवैध खनन हो रहा है, शराब बेची जा रही है तिगांव थाने के अंतर्गत। उसकी शिकायत मैंने पुलिस कमिश्नर साहब से परसों में उनसे मिला, समय लेकर मिला, मैंने पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद को, अरोड़ा जी को फोन किया, उनसे समय लिया और शिकायत की। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है आज ये सरकार हर क्षेत्र में विफल हो चुकी है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी का आलम है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। 3 लाख करोड़ के कर्ज के नीचे प्रदेश की जनता को दबाया हुआ है। तो मुझे एक कहावत याद आती है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर। अरे सर, इस पर तो जवाब दे चुके हैं ना, इस पर तो सरकार जवाब दे चुकी है। अमित जी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ बस। जितेंद्र जी, इस पर तो जवाब सरकार दे चुकी है कि भाई कर्ज अगर ले रहे हैं तो डेवलपमेंट में लग रहा है, वो प्रदेश का विकास भी तो हो रहा है, डेवलपमेंट में लग रहा है। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है, तो अगर कर्जा लिया जा रहा है तो कर्जा विकास के लिए लिया जा रहा है।
बिजली पानी का हाल देख लीजिए, सुरक्षा की दृष्टि से आप देख लीजिए हरियाणा सुरक्षित है क्या? आप बताइए, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के उत्पीड़न के कितने मामले? विजेंद्र जी ने एक मामला तो गिनवा दिया। सरकार इनकी है, सरकार सत्ता से पूछा जाता है। कोई भी व्यक्ति, आप जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। विजेंद्र जी, आपको जनता की सुननी पड़ेगी। आवाजें आवाम नक्कारे खुदा, डबल इंजन की सरकार ठीक है, प्रदेश के अंदर। मैं लौट रहा हूं आप दोनों के पास। ओंकार जी बोलिए, ओंकार जी बोलिए। आपके समय डंडे से सरकार चला के मैं आ रहा हूं विजेंद्र जी, आ रहा हूं मैं। जवाब लेंगे, आपसे जवाब लेंगे। ओंकार जी भेदभाव क्रिएट करना इस सरकार का एजेंडा है। कृपया निचुक धार्मिक भेदभाव क्रिएट करना इस सरकार का एजेंडा है। इनको और कुछ नजर नहीं आ रहा। भाई कह रहे थे मकान सस्ते में मिल रहा है, भाई सरिया 90 रुपए किलो हो गया, जरा रेट पता करना। और सीमेंट 400 रुपए किलो हो गया, ईंट 7500 रुपए हो गई है। ध्यान रख लेना, ध्यान। ये महंगाई का आलम है और भ्रष्टाचार का आलम सुन लो। आपके नागर से प्राप्त होते हैं और डीटीपी के, करनाल का डीटीपी, जो सीएम सिटी का डीटीपी, उससे कितने करोड़ रुपए रिकवर हुए। और तहसीलदार वहां का हर एक व्यक्ति करप्शन में उलझा हुआ है। और हमारे यहाँ गब्बर का राजा, गब्बर का यहाँ स्टेडियम बन रहा है। 40 करोड़ रुपए की इनिशियल लागत थी, 46 करोड़ रुपए का घोटाला निकला। 40 की लागत, 46 का घोटाला, 115 करोड़ रुपए लग चुके हैं। होम्योपैथी हॉस्पिटल बनना था चंदपुरा में, वो भी शुरू नहीं हुआ और उसमें घोटाला हो चुका है। घोटाले का आलम यह, जिस दिन ये सरकार जाएगी एक एक ईंट के नीचे से घोटाला निकलेगा। और मैं बताना चाहूंगा, मेरे भाई परिवार पहचान पत्र की बात करते हैं। भाई साहब, अभी तक 15 किस्म के कार्ड भारत में प्रचलित हो गए हैं। कहां गया वो रूल 1 नेशन 1 कार्ड का? और परिवार पहचान पत्र के बारे में बताना चाहूंगा कि इसमें अगर आय प्रमाणित होगी, आज तक आय प्रमाणित नहीं होता। आज भी व्यक्तियों को, आज भी जिस बच्चे को एडमिशन लेनी है उसको आय सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, एससी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। अगर आपने परिवार पहचान पत्र बनाया तो उसमें सारी चीजें लागू क्यों नहीं हो रही? और अमित जी, बहुत अजीब मामला बताने जा रहा हूँ अम्बाला छावनी का। यहाँ 2 लेडीज ऐसी हैं जो घूम रही हैं, जिंदा है, जिंदा, और फैमिली आईडी में उनको मृत घोषित कर दिया गया है। मैंने एडीसी से बात करी, डीसी से बात करी, एनआईए सेंटर में बात करी। वो कह रही थी फैमिली परिवार पहचान पत्र में मृत व्यक्ति को जिंदा करने का कोई वो ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। हुआ क्या, कोरोना काल में उस लेडी के हस्बैंड की डेथ होगी और जो व्यक्ति जिसने आधार कार्ड लगाया उसने लेडी का लगा दिया। अब कागजों में उस महिला को मृत घोषित कर दिया गया है। वो जिंदा होने का प्रमाण पत्र ढूंढ रही है, कभी एमसी से लिखवा रही है, कभी मोहल्ले वालों से लिखा रही है, वो जिंदा नहीं हो पा रही परिवार पहचान पत्र में। और मैं बताना चाहूंगा, ये बजट की बात करते हैं, हमारे बजट में जीडीपी का 17% हिस्सा खेती बाड़ी से आता है और खेती बाड़ी की एलोकेशन क्या है, मात्र 3%। यहाँ कहते थे, मोदी जी कहते थे 2022 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अरे दुगनी तो क्या करनी, 750 किसान शहीद हो गए। आपने क्या किया? कोरोना काल में हजारों लोग कोरोना के काल ग्रास हो गए। आप उनके लिए क्या प्रावधान किया? कुछ नहीं किया। सिर्फ लूटने और हजमने वाली सरकार आ चुकी है। जनता की किसी बात पर कोई ध्यान नहीं है। महंगाई से तरस रही है, शिक्षा से तरस रही है। मेरे भाई कह रहे थे 134 के बच्चों के बारे में। अरे भाई, किसी निजी स्कूल में जाके पता करो 134 के बच्चे एडमिशन हुई या न हुई। सरकार सिर्फ ढकोसले करती है। सरकार कहती है वार्षिक फीस 5% तक बढ़नी चाहिए। जरा देख तो लो, 5% बढ़ी या कितने % बढ़ी? निजी स्कूल लूटने के लिए लगे हुए हैं। यहाँ का एक सीसल कॉन्वेंट स्कूल है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। वो सरकारी जमीन के ऊपर है, उसकी लीज खत्म हो चुकी है। कागजों में सीसल होटल है और मौके पर सीसल कॉन्वेंट स्कूल बना दिया गया। जवाब ले लेते हैं। मैंने आरटी में इसका खुलासा किया। विजेंद्र जी, आप जवाब देना चाहते हैं? जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं। मान्यता कैसी? ठीक है, ओंकार जी जवाब ले लेते हैं। जवाब दे देता हूँ। हाँ बोलिए आप। देखिए, एक तो अमित जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, इसलिए ध्यान से सुने ओंकार जी। नहीं, कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा, चिंता मत करिए आप। हाँ, मैं अमित जी, देखिए, एक तो मैं बताना चाहूंगा ओंकार जी को कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या वो इनेलो पार्टी हो, इन्होंने अपने शासनकाल के अंदर सिवाय भ्रष्टाचार और घोटाले की कुछ किया नहीं। इसलिए इनको घोटाला भ्रष्टाचार नहीं, चलिए मान लेते हैं एक बार को विजेंद्र जी, एक बार को मान लेते हैं कि इनके समय में घोटाले हुए, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, तभी तो उनको बदल दिया। भाई आपको लेकर आए, इसीलिए तो जनता आपको लेकर आई है। लेकिन अगर आपके शासन में भी, आपके शासनकाल में भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, फिर इनमें और आप में कुछ तो अंतर होना चाहिए। वो अंतर दिखना भी तो चाहिए। अमित जी, मैं एक लाइन बोलता नहीं हूँ कि आप बीच में टोक देते हैं। आप थोड़ा सुन तो लीजिए पहले। हाँ बोलिए, अब बोलिए आप।
हमारी सरकार के शासनकाल के अंदर भैया ईमानदारी का बोलबाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन से आए 2014 से आज तक ईमानदारी से काम हो रहा है। ओंकार जी जो हंस रहे हैं ना, इनकी हंसी बंद हो जाएगी। एक बात मैं इनको बताता हूँ, डब्बाली इनका अपना क्षेत्र है। ओंकार जी ध्यान से सुन लीजिए, डब्बाली के अंदर, अरे भैया सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोल रहा था मैं। हाँ, नहीं ये बात सही है ओंकार जी उनको सुनिए, अब उनको सुनिए, वो नहीं बोले, ये बात सही है, उन्होंने सिर्फ हाथ खड़ा किया था, वो नहीं बोले आपके बीच में। अब सुनिए, डब्बाली आपका अपना क्षेत्र है और डब्बाली के अंदर एक जूता पॉलिश करने वाले की बेटी आज सब इंस्पेक्टर बनी है। आपकी हंसी बंद हो जाएगी ओंकार जी, और आपको ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या आप लोगों ने ऐसे गड्ढे खोदे हरियाणा प्रदेश के अंदर, जो आप लोग 15 साल से इस हरियाणा की जनता ने आपको सत्ता से दूर किया हुआ है और 90 में से ले दे के आपकी एक सीट आई है। आज आपके डब्बाली के अंदर गरीब आदमी की बेटी सब इंस्पेक्टर बनी है। ये हरियाणा सरकार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो ईमानदारी से काम किया है ना, जो ईमानदारी से नौकरी देने का सिस्टम किया है, हमने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जो अपनाई है, आज पूरे देश के राज्य उसको अपना रहे हैं। हमने जो जो नीतियां बनाई है हरियाणा प्रदेश के अंदर, पूरा देश उनको एडप्ट करता है। आज आप ये लगाइए कि जो भी हमारा डिपार्टमेंट है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या अन्य डिपार्टमेंट हो, ऑनलाइन ट्रांसफर होते हैं। पहले पैसे लेके लोग चंडीगढ़ में बैठे रहते थे अपने ट्रांसफर के लिए। और किसानों के लिए जो हमने ओंकार जी काम किया है ना, मैं आपको सिर्फ 5 फसलों का एग्जांपल बता सकता हूँ। ओंकार जी बीच में मत बोलिए, आपकी आदत नहीं है बीच में बोलने की, आप अपनी आदत खराब ना करें। देखिए ओंकार जी 5 फसलों का बताता हूँ सिर्फ मैं आपको। इन 5 फसलों का हमने जो एमएसपी बढ़ाई है, बाजरे की एमएसपी 2014 के अंदर अमित जी जब हम आए थे 1250 रुपए प्रति क्विंटल थी। हमने 7 साल में 1000 एमएसपी बढ़ा के आज कर दिया 2250 रुपए। एमएसपी 1000 रुपए जब हम आए थे, हमने 7 साल के अंदर बढ़ाया है 2050 रुपए। आज उसका एमएसपी है 5050 रुपए और कपास का एमएसपी 3500 रुपए आज हमने बढ़ा करके कर दिया 5500 रुपए। हमने 7 साल में 2000 रुपए बढ़ाए हैं। गेहूं का एमएसपी था 1300 रुपए, आज हमने कर दिया 2015 रुपए। धान का एमएसपी था 1200 रुपए। विजयन जी एक सवाल कर लूं मैं आपसे, विजयन जी मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सवाल कर लूं मैं आपसे। आपने इतनी सारी बातें बताई और आप बता रहे हो कि किस तरीके से आपने फसलों के दाम बढ़ाने के काम करे हैं लगातार, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप किसानों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? भाई 13 महीने तक आंदोलन चला, आंदोलन वापस हो गया, उसके बाद कानून वापस हुए, उसके बाद आंदोलन वापस हो गया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक बार फिर से किसान आंदोलन की राह पर हैं। जगह जगह प्रोटेस्ट किया गया किसानों की ओर से, कल ही आपने देखा भी होगा। आप इन किसानों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि भाई देखिए आपके लिए सरकार कैसे काम कर रही है, कितना काम कर रही है, किस तरीके से एमएसपी पर फसलों को खरीदने की पूरी कोशिश कर रही है, आप उनको क्यों नहीं समझा पा रही है? अमित जी आपको ध्यान होना चाहिए, हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं और राजनीतिक क्षेत्र में जो लोकतंत्र के अंदर चुनाव बहुत बड़े मायने रखते हैं और चुनाव में जीत हमारी योजनाओं पर मोहर लगाने का काम करती है। अभी 5 राज्यों में किसान रहते हैं और किसान ने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को 4 राज्यों के अंदर हमारी सरकार बनी है प्रचंड बहुमत के साथ में, और किसान ने पूरा आशीर्वाद हमें दिया है। किसान पूरा प्रसन्न है, पूरा खुश है, पूरा आशीर्वाद जनता और किसानों का हमारे साथ है। इसलिए देश के सबसे बड़े राज्य, चाहे वो यूपी की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, गोवा की बात हो, मणिपुर की बात हो, हर राज्य में प्रचंड बहुमत देकर के किसान ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, हमारी सरकार बनी है। और किसान ने ये भी बताया है कि आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर भी जनता और किसान के आशीर्वाद से अमित भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोवा की तरह हैट्रिक लगाएगी हरियाणा में। और ये कांग्रेस पार्टी का मुकाबला विपक्ष में है, अब विपक्ष में भी इनको बैठने लायक नहीं समझ रही जनता, वहां पे भी आम आदमी पार्टी को लेके आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी का मुकाबला है आम आदमी पार्टी के साथ कि वो विपक्ष में बैठेगी या नहीं बैठेगी। और जहां तक इनेलो पार्टी की बात है, जब विधानसभा में बोलने का नंबर आता है तो अभय चौटाला वहां पे जूता निकाल लेते हैं, ले दे के बेचारों के पास एक सीट है, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं। और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अरे सूत न कपास और जुलाओं में लखम लखा, भैया आपके ओंकार जी पल्ले तो कुछ है नहीं। 90 में से ले दे के पार्टी है आपकी। आप मुझे बताइए कितने परसेंट वोट मिली आपको? हरियाणा के अंदर से चुनाव लड़ने का अधिकार छिन जाएगा आपका। ज्यादा जोर मत लगाइए, ज्यादा जोर लगाओगे तो हो सकता है एक विधायक को बचाओ वो भी छोड़ के चला जाए। अरे भैया भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ओंकार जी, आपकी जमानत जब्त हुई है 89 सीटों पे, आपकी 89 सीटों पे जमानत जब्त हुई है। आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आपका वजूद हरियाणा प्रदेश के अंदर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी खत्म हो चुकी है। और इनेलो अगर खत्म हुई है अमित भाई, तो इनेलो खत्म हुई है अपने भ्रष्टाचार के कारण, इनेलो खत्म हुई है अपनी गुंडागर्दी के कारण। और जहां विधानसभा में बोलने का नंबर आता है वहां ये लोग जूता निकाल लेते हैं,
वहाँ ये लोग विधानसभा से बाहर बंदूक निकाल लेते हैं। अरे ले देके एक सीट है आपकी, आप बात बड़ी बड़ी करते हैं। आप जिंदाबाद किसान किसान करते हैं, अमित जी जिंदाबाद किसान किसान करते हैं, और किसान इनको ऐसे भगा भगा के दौड़ा के पीटता है। आप मुझे बताइए, ये वही लोग हैं जो किसान की बात करते हैं और अभी पंजाब चुनाव में अकाली के साथ मिलकर वहाँ प्रचार करने लग रहे थे, जो एसवाइएल का पानी नहीं दे रहे। शर्म आनी चाहिए इन्हें पार्टी को, क्या बेकार की बात करते हैं आप लोग, शर्म आनी चाहिए इन्हें पार्टी को। ठीक है, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, मैं आ रहा हूँ। इन लोगों ने काम किया है तो इन्होंने, जनता ने 3 को रिजेक्ट क्यों किया है? ठीक है विजय जी मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। विजय जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास, ओंकार जी मैं आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। माइक छीन लिया किसानों ने, और ये जेल से होकर आए ओम प्रकाश चौटाला, ये भ्रष्टाचारी गुंडागर्दियों की पार्टी, इनेलो पार्टी। ये ओम प्रकाश चौटाला अभी जेल में से होके आए और दोबारा जेल जाने की तैयारी है। ये आय से अधिक संपत्ति के मामले में, अभी तो भैया आय से अधिक संपत्ति के मामले चल रहे हैं आपके। अभी तो सर गठबंधन की सरकार आप चला रहे हैं सर, और वो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पहले से 15% अधिक हमने बजट बढ़ा करके पेश किया है, हरियाणा के हित में पेश किया है। हरियाणा के जनता ने लड्डू बांटे हैं, खुशी मनाई है। पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर एक से बढ़कर एक हर साल माननीय मुख्यमंत्री जी जब से वित्त मंत्री बने हैं, और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के हित में अमित जी हम लोग काम करने वाले हैं, इसलिए जनता का आशीर्वाद मिलता है। हाँ मैं आऊंगा, मैं फिर से आऊंगा विजेंद्र जी, मेरे पास समय है, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा। जितेंद्र जी देखिए, बड़ी बात यहाँ पर जो कही है नेहरा जी ने, वो ये है कि भाई अगर 5 राज्यों में से 4 राज्यों में फिर से हमारी सरकार बन रही है, जहां पर पहले से हमारी सरकार थी, तो भाई ये आप गलतफहमी में मत रहिए कि सरकार के खिलाफ किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी है या थी, और अगर ऐसा होता तो 4 राज्यों में फिर से हम सरकार कैसे बना लेते। तो जनता ने, पंजाब में थी, वहां भी गई। हाँ मैं समझ गया आपकी बात, जनता ने हमारे कामों पर मुहर लगाई है और इसीलिए हम फिर से जीत गए। तो मतलब कांग्रेस, उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी अगर कुछ कह रही है या कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि भाई बीजेपी सरकार में ये हो रहा है, बीजेपी सरकार में वो हो रहा है, फिर हम चुनाव दर चुनाव या राज्य दर राज्य हम चुनाव जीतते कैसे जा रहे हैं। देखिए अमित जी, मैं कहना चाहूंगा, मैंने पहले भी कहा और फिर स्वीकार कर रहा हूं, मैं स्वीकार करने वाला व्यक्ति और कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है। आवाज़ अवाम नक्का खुदा, जनता जनार्दन की आवाज, ईश्वर की रब की, ऊपर वाले की आवाज होती है। तो जनादेश 5 राज्यों में जो जनता ने दिया वो हमें स्वीकार है और बिल्कुल सिर माथे पर है। लेकिन जनता के जनादेश का जिस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस प्रकार महंगाई का आलम चरम पर है, कोरोना काल को जिस प्रकार आपने देखा, पूरे देश ने देखा, कोरोना काल जो त्रासदी बनकर आया और देश और प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर उठी, और जिस प्रकार सिलेंडर के बिना, दवाइयों के बिना, डॉक्टरों के बिना लोगों ने अपनी जान दी, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब महंगाई का जो आलम है, जहां पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज प्रदेश की जनता पर है, वहां पर इन्होंने अभी एक बहुत बड़ा सिक्सर मारा है। इनकी वाहवाही, ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं नेहरा जी, अभी एक गाना भी सुना रहे थे, आवाज भी इनकी अच्छी लगी मुझे कि सखी सैया तो बहुत कमात है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। लेकिन सुरसा जैसा मुंह बड़ा मुंह पाड़कर किसान, मजदूर और गरीब और मध्यम वर्ग और प्रदेश की जनता को महंगाई बढ़ाकर जो निकलने का काम कर रही है, वो प्रदेश की डबल इंजन की सरकार कर रही है। हमारे कांग्रेस के राज में आप देख सकते हैं, जब कांग्रेस का राज था हरियाणा प्रदेश के अंदर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, तो आपने देखा होगा। नहीं लेकिन जितेंद्र जी भाई, एक इसका दूसरा पहलू ये भी है, ठीक है, ये बात सही है। अमित जी मैं कंप्लीट कर लूं? हाँ नहीं मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर, अरे सवाल तो मेरा सुन लीजिए, आप कंप्लीट करना, मैं कंप्लीट करने से आपको रोक नहीं रहा हूँ सर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर महंगाई की बात की जाएगी तो सर महंगाई तो एक, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि वर्ल्ड वाइड फिनोमेना बन चुका है ये। अब पाकिस्तान में तो महंगाई के मुद्दे पर सरकार ही ऐसा लग रहा है गिर जाएगी। भाई पाकिस्तान में देखिए क्या कुछ हो रहा है, सिर्फ महंगाई के मुद्दे पर ऐसा लग रहा है कि वहां पर सरकार गिर जाएगी। तो महंगाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, ये महंगाई चीजें भी होती हैं, दुनिया में महंगाई बढ़ती जा रही है। सुविधाएं प्रदान करना, मूलभूत। अमित जी मैं कंप्लीट कर लूं क्या प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट। बोलिए आप बोलिए। व्यक्ति हैं, देखिए मूलभूत सुविधाएं प्रदेश की जनता को देना ये कर्तव्य है सरकार का, लेकिन सरकार अपने कर्तव्य से विमुख हो रही है। सरकार तानाशाही जो फरमान जो पेश करती है, तो मुझे एक पंक्ति याद आ जाती है फैज साहब की कि नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया, नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया, हम फकत लश्कर शाही के माफिक सोचे और साहिब वक्त ने हुक्म किया है जारी कि अपनी नस्लों से कहो मेरे मुताबिक सोचे। तो बड़ा नहीं बोलेंगे कुछ भी प्रदेश की जनता को। नेहरा जी मैं आपके बीच में नहीं बोला,
बजट के बारे में बोलो मेरे भाई, बजट के बारे में। हाँ, बजट के बारे में बोल रहा हूँ। जो मूलभूत सुविधाएं बजट में आनी चाहिए थी, शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट बढ़ाना चाहिए था वो बजट नहीं बढ़ाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का बजट बढ़ाया मेरे भाई, पढ़ तो लेते उसको। 1760 करोड़, अमित जी इनसे बोलो जरा, पढ़ तो लेते उसको। शिक्षा का बजट बढ़ाया भाई। 1760 करोड़ का जो बिजली का बजट ये लाए, दुर्भाग्यपूर्ण यूनिट जो उन्होंने बढ़ाई है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज मैं बताना चाहता हूँ जिस प्रकार ये कठोर घात कर रहे हैं प्रदेश की जनता के ऊपर। नहीं, लेकिन ये तो सच भी है ना विजेंद्र जी कि सरकार कितना भी अच्छा कर ले, विपक्ष को कहाँ पसंद आता है, उसमें कोई ना कोई खामी तो वो ढूंढते ही किया। और पंजाब के अंदर इनकी हार हुई है, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार राज्यों में सरकारी का दुरुपयोग इन्होंने किया तो वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जनता का जनादेश हमें स्वीकार है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस प्रकार पंजाब में सरकार किसकी थी भाई? प्रदेश की जनता जिस प्रकार बजट से एक उम्मीद लगा रखी थी प्रदेश की जनता ने, वहाँ पर निराशा हाथ लगी है प्रदेश की जनता को। ठीक है ओंकार जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं सर। ठीक है ओंकार जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, सुन लेते हैं उनकी। ओंकार जी बोलिए आप। ओंकार जी बोलिए। नहीं ओंकार जी की बात भी सुन लेते, उसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके पास, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। क्षेत्र की पुलिस उल्टा दोषियों का साथ देती है। इंतजाम थाने की पुलिस तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, गैर भ्रष्टाचार का आलम है। कहीं भी इनका बजट प्रदेश की जनता को सुख सुविधा पहुंचाने वाला नहीं है, निराश करने वाला इनका बजट। ठीक है मैं लौट रहा हूँ। मैं जितेंद्र जी आ रहा हूँ आपके पास भी आऊंगा, विजेंद्र जी आपके पास भी आ रहा हूँ। ओंकार सिंह जी बोलिए। ओंकार सिंह जी की बारी है सर। जितेंद्र जी गलत बात है। जितेंद्र जी हो गया आपका, मैं लौटूंगा आपके पास। ओंकार जी बोलिए आप, उसके बाद विजेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। डर बताना चाहता हूँ अमित जी, पहले मैं जो आज बार आप मेरे छोटे भाई विजेंद्र जी की बात काट रहे हैं, आपको देशद्रोही की संज्ञा दे देंगे। ये मेरे मन में डर है। और मैं बताना चाहता हूँ कोई नहीं सर, सर्टिफिकेट तो मिलता रहता है। हम कभी आप देते हैं कभी वो देते हैं, हम तो स्वीकार कर लेते हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि आप सर आप अपने हिसाब से सोचते हैं, अब वो तो हमारे वश में नहीं है ना कि आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए बोलिए। ओंकार जी अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं विजेंद्र जी आ रहा हूँ आपके पास। विजेंद्र जी समय खराब हो रहा है। विजेंद्र जी समय खराब हो रहा है। जवाब आप ही से लूंगा, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ तुरंत। ओंकार जी को बात पूरी करने दीजिए। जैसे उनकी बात पूरी होती है सर मैं आप ही के पास लौट रहा हूँ। ओंकार सिंह जी अमित जी, ये लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार का केस पकड़ते हैं, उसमें भी उपलब्धि बताते हैं अपनी। ये आपदा को अवसर में बदलने वाले लोग हैं। और मैं बताना चाहता हूँ भ्रष्टाचार की सरकार के बारे में, अम्बाला छावनी के अंदर कई विपक्षियों पर नजायज पर्चे दर्ज हुए हैं और यहाँ तक कि पत्रकारों को दबाने के लिए भी पर्चे दर्ज हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने एक आरटीआई के माध्यम से पूछा, अम्बाला में 12 पत्रकारों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। और मैं बताना चाहूंगा इस बजट में रूस और यूक्रेन, एक मिनट में बात खत्म करूंगा। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन जो 1990 में आजाद हुआ, उस देश में हमारे 20,000 छात्र, हरियाणा के 25 के करीब छात्र मेडिकल की शिक्षा के लिए जा रहे हैं। इस बजट में क्या उनके लिए कोई प्रावधान किया? वो बच्चे हमारे यूक्रेन से वापिस आ गए और वहां पे पढ़ाई की स्थिति नहीं है। क्या यूक्रेन से आए हुए बच्चों को इस बजट में कोई प्रावधान किया? नहीं, लेकिन ये तो केंद्र सरकार भी कह चुकी है। ओंकार जी इस मामले पर केंद्र सरकार कह चुकी है कि इन बच्चों की पढ़ाई को किस तरीके से कंटिन्यू किया जाए। अब इसके लिए सरकार विचार कर रही है। उस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है सर। हाँ इस बजट में जो 2500 स्टूडेंट ठीक है विजेंद्र जी अगर कुछ रख देते तो अच्छा होता। ठीक है, समय कम है सर। जवाब सुन लीजिए ओंकार सिंह जी, मैंने पूरा मौका दिया आपको, अब जवाब सुन लीजिए। बोलिए विजेंद्र जी बोलिए। देखिए अमित जी मैं बताना चाहूंगा, इनको इनकी आवाज काटी है तो बीच में ऐसे बोलना ठीक नहीं है। हाँ ठीक, बोलिए आप। अमित जी देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि इनको ध्यान होना चाहिए कि भारत सरकार ने अलग से स्पेशली ये बोला है कि उनकी चिंता की जाएगी, उनकी व्यवस्था की जाएगी और किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई में किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मुझे अचंभा आता है। उनका सवाल ये है कि केंद्र सरकार तो कर रही है, लेकिन हरियाणा सरकार ने अपने इस बजट में इन बच्चों के लिए क्या प्रावधान किया है, उनका सवाल ये है। देखिए अमित जी, देखिए मैं अभी इनको चुप करिए पहले। हाँ ओंकार जी समय खराब है। अमित जी मैं जब इनसे सवाल पूछता हूँ
कि अभय सिंह चौटाला के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला क्यों चल रहा है, तो जवाब नहीं देते। ओम प्रकाश चौटाला जी भ्रष्टाचार के कारण जेल काट के आए हैं, जवाब नहीं देते। इन्होंने कंपनियों के सामने गड्ढे क्यों खुदवाए थे, जवाब नहीं देते। 15 साल से जनता इनको क्यों रिजेक्ट करती है, जवाब नहीं देते। ओम प्रकाश चौटाला जी किसानों के बीच में जाते हैं और किसान उनके हाथ से माइक छीन लेते हैं, तो ओम प्रकाश चौटाला जी किसानों के बीच में जाते हैं, किसान हितैषी बनकर वो माइक छीन लेते हैं। आप मुझे बताइए जवाब क्यों नहीं देते? और अगर ये इतने किसानों के हितैषी हैं तो कंडेला कांड में किसानों पर गोली किसने चलवाई थी? मुझे ओमकार जी जरा जवाब दीजिए। अरे भैया आपके बीच में नहीं बोला था मैं ओमकार जी। अगर कंडेला कांड के अंदर आपने गोली ना चलवाई हो किसानों पे, जो किसान करते हैं कंडेला कांड में गोली चलवाते हैं किसानों के ऊपर, आप लोगों को सत्ता से क्यों दूर किया किसानों ने? अमित जी, इनको दूर इसीलिए किया कि ये जब शासन के अंदर आते हैं तो किसानों पर गोली चलवाते हैं, और जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो इनको किसानों की याद आती है। माफी मांगनी चाहिए ओम प्रकाश चौटाला जी को, किसानों के पांव पकड़ के कंडेला कांड में जो गोली चलवाई थी उसके लिए। अरे घर घर जाके माफी मांगनी चाहिए आप लोगों तो। और ओम प्रकाश चौटाला जी और इनेलो पार्टी ये भ्रष्टाचार की जननी पार्टी है, ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, ये कंपनियों के सामने गड्ढे खुदवाने वाली पार्टी है। इसीलिए तो आप सत्ता में नहीं आते। क्यों नहीं आते आप सत्ता में? कभी चिंतन किया है इस पे? आज भी इतना घमंड अहंकार। चलिए मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर सच कौन बोल रहा है, क्योंकि विपक्ष के अपने दावे हैं, सरकार के अपने दावे हैं। बजट को लेकर सरकार का यह कहना है कि हमने इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा है, लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि इस बजट में किसी का कोई ध्यान नहीं रखा गया है, ये नीरस बजट है, ये दिशाहीन बजट है। बजट पेश हो चुका है, सरकार के अपने दावे हैं, विपक्ष के अपने दावे हैं। अब किसके दावों में कितना दम है और किसके दावे पर या किसके वादों पर जनता कितना भरोसा कर रही है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल इतना ही छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।